हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और उसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर को पढ़ रहे थे। चैप्टर को बच्चा देखिए, हम लोग पूरा अच्छे से पूरे चैप्टर को आपका कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चैप्टर में हमने ना पढ़ी हो। सारी चीजों को हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। अब जो इससे आगे की हम लोगों को बात करनी है वो थोड़ा सा हम लोग एक बार इस पर गौर कर लेते हैं और हम लोग गौर करके इसको देख लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको गौर करें, हम सारी चीजों पर इसके आपका प्रकाश डालें, तो चैप्टर हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर पर हमने पूरे अच्छे से बात भी कर ली। और फाइनली अगर आप देखोगे इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि कल हमने इसका जो निष्कर्ष था हमने उसको भी पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों, मैंने सोचा अगर इसके सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएं तो कितना लंबा समय लगेगा सभी को इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। इसलिए मैंने इनको टाइपिंग की आपको फॉर्मेट में आपको दिया है। आप एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से आपका तैयार कर सकते हो और आप उनका ध्यान भी कर सकते हो। क्लियर है, और ये आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जो है आपका बात करने वाले हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। एक एक करके आप लोग इनको ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसी में आपको ध्यान रखना है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था। क्या पूछा है, केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों से क्या प्रभाव हुआ और क्या इफेक्ट हुआ, उनके केंद्र बिंदु को और प्रभाव को हम लोगों को इसके अंतर्गत आपका देखना है। ये पूरा आपका बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक, आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ेंगे भी और उसको साथ में कॉपी भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए, औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का विकास नहीं था। क्या नहीं था, भारत का विकास नहीं था, अपितु क्या था बच्चों, ध्यान दीजिए, अपितु अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। क्या था, जो उनका अपना मूल देश का उनके आर्थिक और संरक्षण और उनके संवर्धन ही उनका मेन था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूलभूत रूप को बदल डाला। और क्या करा, जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे कि भारत क्या बन जाए, कच्चे माल का निर्यातक बन जाए। किसके लिए, इंग्लैंड के लिए। वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। दूसरा क्या था कि भारत उनके लिए एक आपका बड़ी यानी कि विशाल मार्केट उनको मिल जाए, एक विशाल बाजार उनको दिख जाए भारत में। उनको वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, महसूस कर रहे थे उस अपॉर्चुनिटी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में एक टहाल अर्थव्यवस्था बनी रही। एम मुखर्जी के अनुसार 1857-56 के बीच प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर बहुत कम थी। कब मापी गई, इस समय। किसने मापी, एमएस मुखर्जी ने इस व्यवस्था को आपका नापने का प्रयास किया था। क्लियर, और क्या करा, प्रति व्यक्ति आय को आपका वार्षिक रूप में आंकने का प्रयास किया। ठीक, और क्या निकली, वृद्धि दर इससे भी कम निकली। अतः अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था एक बदहाली अर्थव्यवस्था रही। अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर वे भारत को एक खोखली और स्थिर अर्थव्यवस्था छोड़ गए। कैसी छोड़ गए,
खोखली और स्थिर अर्थव्यवस्था। निरक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर अधिक थी। कुल जनसंख्या केवल 17% ही साक्षरता रही। इस जन्म दर तथा मृत्यु दर 45.2 प्रति हजार थी। ये इसकी रही। और क्या रही? 40 आपका प्रति हजार मृत्यु दर रही। देश संयंत्र और आधुनिक विकास के लिए आवश्यक मशीन के लिए लगभग पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर थी। वर्तमान जीवन और गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कोई आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। अगर हमको अपनी वर्तमान में जीवन स्थिति चलानी है और चीजों को बैलेंस करना है तो हमें बहुत सारी वस्तुओं का आयात करना पड़ा। आजादी के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड था। कार्यरत जनसंख्या का 70 से 75% हिस्सा किस पर था? एग्रीकल्चर पर लगा हुआ था। ठीक, कहाँ था? एग्रीकल्चर पर ही आपका लगा हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। परंतु फिर भी देश के खाद्यान्न आत्मनिर्भर नहीं था। ठीक, आधारिक संरचना काफी हद तक अविकसित थी। कैसी थी? काफी हद तक अविकसित थी। इसको लिखिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं आप? चलिए लिखिए बच्चों, इस आंसर को कॉपी कीजिए। देखिए, ये छोटा आंसर नहीं है, ये बहुत बड़ा आंसर है और आपको ध्यान भी देना है इस आंसर पर। तो इसलिए मैं इसको फॉर्मेट में लिख के लाया हूं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना लंबा होगा। देखिए, पॉइंट पॉइंट बनाकर इन्होंने इसको तैयार किया है। मैं आपको विशेष कलर से उसको क्या कर देता हूं, आपका जो है पॉइंट आउट कर देता हूं। देखिए, जैसे कि एक पॉइंट कै है, गा है, इस तरह से क्या बना है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं। आप इस तरह से इस चैप्टर को लिखना करना प्रारंभ कीजिए। कितने बच्चों ने कॉपी करा? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे हैं जो अब प्रॉपर इसको आप कॉपी कर रहे हैं? हो गया बच्चों क्वेश्चन? आगे बढ़ जाएं। कितने बच्चे हैं ऐसे जो कॉपी कर लिया? लास्ट 30 सेकंड का समय और देता हूं, एक बार चेक कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं। अब है, औपनिवेशिक शासन काल में भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री के नाम बताइए। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी, पी.के. राव, विलियम डिग्बी, फराडे सिराज और सी.आर. देसाई। और कब की थी? अभी अभी हम लोग ये चीज ही सेम इसमें देख रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना? क्लियर है? चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बस लाइन है एक, आप इसको लिख लीजिए, वन लाइनर में मिल जाएगा आपको। जल्दी कॉपी कर लें आप इसको। आगे बढ़े। देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अब जो अगला प्रश्न है, आप उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के प्रमुख कारण क्या थे? सिंपल क्वेश्चन समझिए कि क्या कारण है कि जब ब्रिटिश शासन था भारत की कृषि नहीं बढ़ी, उसके लिए क्या कारण है? तो मैंने आपको व्यवस्था पढ़ाई थी, जमींदारी व्यवस्था। एक तो वो थी, निम्न तकनीकी थी, कोई निवेश नहीं हो रहा था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, और कुछ कर नहीं रहे थे, लगान बराबर लिया जा रहा था। जो हमारी परंपरागत आपकी कृषि थी वो समाप्त कर दी गई, उसकी जगह आपकी क्या आ गई थी? वाणिज्यिक फसल आ गई थी, नकदी फसल। यही क्वेश्चन है, बस आप देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, औपनिवेशिक शासन में कृषि में गतिहीनता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण को आप देख लीजिए। पहला कारण आपको क्या मिला? देखिए,
पट्टेदारी प्रणाली भारत में अंग्रेजों ने एक भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली शुरू करी। क्या करी? भारत में अंग्रेजों ने एक भू प्रणाली जो व्यवस्था थी वो उन्होंने क्या कर दी, इसमें आपका प्रारंभ कर दी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसे क्या कहा गया, जमींदारी प्रथा। याद रहेगा क्या बोला गया इसको? जमींदारी प्रथा कहा गया। इसके अंतर्गत कृषकों, जमींदार तथा सरकार के बीच एक त्रिकोणीय संबंध बना। क्या बना? त्रिकोणीय संबंध। किस किस के बीच? किसान, जमींदार, जमींदार और आपके सरकार के बीच। भाई आपका किसानों से आपका ऋण लिया जाएगा, लगान, वो लगान जाएगा जमींदारों को जमा, और जो आपके जमींदार एक निश्चित तिथि पर उसको वहां चुकाएंगे सरकार के पास। जमींदार जमीन के स्थायी मालिक थे। जमींदार कौन थे? जमीनों के आपके स्थायी मालिक थे, जिन्हें सरकार एक तय राशि के रूप में देनी पड़ती थी। बदले में वो आपका कृषकों पर किसी भी दर पर कर लगा सकते थे। क्या कर सकते थे बच्चों? कोई भी दर आपकी वो डिसाइड कर सकते थे, और आपका किसी भी रेट पर वो किसानों से ये दर वसूल सकते थे। इस प्रथा ने कृषकों की हालत भूमिहीन मजदूरों जैसी कर दी। क्या कर दी? ये जो आपकी प्रथा बनी, जितने भी मजदूर थे, जो किसान थे, कैसे हो गए? भूमिहीन मजदूर जैसे हो गए। ऐसी परिस्थिति में वे कार्यरत रहे क्योंकि कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। क्या नहीं था? कोई उनको विशेष आपका रोजगार नहीं मिल रहा था। दूसरा देख लीजिए, इसमें जो अगला हमको पॉइंट मिला है, अगला पॉइंट समझना है, कृषि के व्यावसायिकरण का प्रत्यापन। आपके कृषि अब क्या हो गया? कमर्शलाइज कर दी इन्होंने, कृषि वाणिज्यिक कर दी, और खाद्यान्न फसलों को छोड़कर लोग कहाँ आ गए? जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स है, वाणिज्यिक फसल है, उनको उगाने लगने के लिए मजबूर हो गए। ठीक, अब देखिए, उन्हें ब्रिटेन में विकसित हो रहे कपड़ा उद्योग के लिए नील की आवश्यकता पड़ती थी। क्या था? नील की आवश्यकता थी। किसके लिए? आपका कपड़ा उद्योग के लिए। ध्यान रहेगा, किसके लिए बच्चों? कपड़ा उद्योग के लिए। कृषि के व्यवसायीकरण ने भारतीय कृषि को बाजार में अनिश्चितताओं से परिचय कराया। क्या कराया? भारतीय बाजार जो था, जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उससे परिचय कराया। अब उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदने के लिए नकदी की जरूरत थी। कैसा पैसा चाहिए? नकद। और अपनी ऋणग्रस्तता के कारण उन्हें पता नकदी का सदा उनके पास क्या था? नकदी का अभाव रहता था। अब नवाब अभाव तो रहेगा ही, क्योंकि पहले जो आपकी बाजार की परंपरा थी वो आपकी बदल गई। उन्हें कृषि से जुड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जमींदार साहूकारों को दया निर्भर करते थे। अगला देखिए, आधारिक संरचना की कमी। ब्रिटेन शासकों ने सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने या तकनीकी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? कि जिससे कोई टेक्नोलॉजी इसमें लग सके और कोई भी एग्रीकल्चर में सिंचाई की सुविधा आपकी बढ़ सके। ठीक, इस प्रकार कोई भी चीज आपकी ऐसी ध्यान नहीं दी गई। भारत के विभाजन में कृषि प्रधान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कलकत्ता की जूट मिलें तथा अहमदाबाद की और मुंबई की कपड़ा मिलें कच्चे माल की कमी से बंद हो गई थी। ध्यान रखिए, कमी हो गई। पंजाब और सिंध जैसे अमीर खाद्यान्न क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण क्या हो गया? खाद्यान्न का संकट जो है हमारे पास उत्पन्न हो गया। तो पहले ये आपका पेज है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पेज के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों? कितने बच्चों ने करा? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया? अब देखिए, इतने बड़े को लिखाऊंगा तो आपको समस्या होगी, बोर्ड भरता चला जाएगा। आप इस प्रकार कॉपी कीजिए, और देखिए जो लाइन है आप इनको अंडरलाइन करते चलिए, जरूर इनको हाईलाइट करते चलिएगा। चलिए, आप जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं कर लीजिए। मिलता नहीं है, मैं आपके लिए लाता हूं बनाकर कि हमारे बच्चे अच्छे से कर लें। उन्हें एक एक चीज अंडरलाइन करता हूं। कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया?
हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, आराम से बैठे हैं। चलिए, इतना कॉपी कर लिया है, इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आप इसको कॉपी करिए, 23 क्वेश्चन बचा हुआ है। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। कह रहे जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय कौन कौन से ऐसे उद्योग थे जो उस समय आपके वर्किंग थे। तो टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, टिस्को, मैं कल पढ़ा रहा था आपको, कब खुली? 1907 में शुरुआत थी। देश में कार्य कर रहे अन्य आधुनिक उद्योगों में से आपका चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग आपके शामिल थे। ध्यान रहेगा, ये उद्योग शामिल थे। आप इसको कॉपी करिए, फिर बढ़ेंगे हम सीधे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो कौन कौन से उद्योग शामिल थे? ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? ये देख लीजिए, ये सारे उद्योग क्या थे उस समय वर्किंग थे। बाकी जितनी भी जो आपकी हैवी इंडस्ट्री लगी हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ और पंचम में उनका बहुत बड़ा विकास हुआ है। आप इनको करिए। कर लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण का दोहरा ध्येय क्या था? क्या था बच्चों दोहरा ध्येय? पहला था उनका सिंपल, इंग्लैंड को भारत में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के कच्चे माल का निर्यातक बना जाए। दूसरा, उन उद्योगों के लिए भारत में एक आपका विशाल बाजार तैयार हो। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस तक में पूछा गया है। समझ आ रहे हो? ये पीसीएस मेंस के क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान रखिएगा, आप इसको कर लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है, बाकी हम कल देखेंगे शेष। फिलहाल आज इस पे ध्यान दीजिए। हो गया बच्चों सभी बच्चों का? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, बाकी शेष क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।